हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। बेटा हम लोग अपना जो म्यूचुअल फंड का चैप्टर है वो मेरी बुक के अलावा मॉड्यूल में से पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मॉड्यूल में रिवाइज हुआ अभी मॉड्यूल, और रिवाइज होने के बाद कुछ और नए टॉपिक्स भी मॉड्यूल में डाल दिए गए। मतलब जो लास्ट लेक्चर हमने मॉड्यूल से अपना कंप्लीट किया उस टाइम पर ये वाले टॉपिक्स मॉड्यूल में नहीं थे, लेकिन बाद में मॉड्यूल रिवाइज हुआ और फिर उसमें नए टॉपिक्स आ गए। तो वो नए टॉपिक्स भी बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने लगे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो नए टॉपिक्स है जो मॉड्यूल में हमारे इंस्टीट्यूट ने डाले हैं। एक का नाम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। कि सर हमें पता है कि म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडियरी है, एंड बीइंग एन इंटरमीडियरी वो सेबी के पास रजिस्टर हुए बिना बिजनेस नहीं कर सकता। तो जब वो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्राइटेरिया है जो सेबी चेक करेगा बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द म्यूचुअल फंड। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हम सबको पता है कि इंडिया में देयर आर 44 म्यूचुअल फंड्स, मैंने आपको बताया था, और हर म्यूचुअल फंड की अपनी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी रजिस्टर कराना पड़ता है सेबी के पास। तो क्या दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दोनों में ही कुछ बेसिक पॉइंट्स सेम है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो लोग साउंड ट्रैक रिकॉर्ड क्यों होने चाहिए, तो एएमसी में भी साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। बच्चे, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अन अकेडमी पे लाइव लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं फॉर मॉड्यूल 1 3 लॉज एंड मॉड्यूल 2 के लिए दोनों लॉज। मेरे साथ बाकी फैकल्टीज की भी टीम है एंड वी आर टीचिंग लाइव। तो अन अकेडमी पे अगर आप लाइव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, तो वो आप कैसे ले सकते हैं बेटा, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको कोड यूज करना है एबीसी, अमित वोरा क्लासेस का जो एबीसी है, ये कोड आपको यूज करना है बच्चे। और इस कोड के साथ यू कैन गेट, बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। ऑलरेडी जो फी है वो बहुत कम है और उसमें आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी बच्चे को सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 देना है, तो मॉड्यूल 1 के लिए उसे लगता है कि यार मैं मॉड्यूल 1, मैंने अभी मॉड्यूल 2 दिया है, मैं मॉड्यूल 1 देना चाहता हूँ, या मैंने मॉड्यूल 1 दिया है, मैं मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर आपके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है वो 6 मंथ्स का रहता है बच्चे। तो 6 मंथ्स की जो फीस है दैट इज 13125। इसमें आप एबीसी का कोड लगाएंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो फीस आएगी वो 11,800 रुपये आएगी, जिसके अंदर आपको ना ही सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स बल्कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव सच पर्टिकुलर मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल 2 में एसएनसीएम ईबीसीएल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स, और इसके साथ जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इन सब की भी अलग अलग फैकल्टीज हैं जो आपको इसी फी में मिलेंगी। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बेटा मैं, जब हम लोग पढ़ेंगे अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर, आप हमारा फीडबैक देख सकते हैं स्टूडेंट से, तो उसके अंदर इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है, से आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, तो उस केस में आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे और आप उसको अनलिमिटेड टाइम व्यू कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश किसी रीजन की वजह से आपका रेगुलर लेक्चर मिस हो जाता है लाइव वाला। इसके अलावा हर फोर्थ सेशन हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। वैसे मैं इतना बुरा पढ़ाता नहीं हूँ कि आपको बहुत सारे डाउट्स आए, बट स्टिल अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ये एक चेरी ऑन द केक है कि एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट सेशन और आप अपने डाउट्स को वहां रेज कर सकते हैं। यू विल गेट पीडीएफ फाइल्स ऑफ ऑल माय स्टडी मटेरियल। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे आपको उसकी पीडीएफ फाइल्स मिलती रहेंगी। और एवरी वीक हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है जिसका नाम है बेटा अभ्यास टेस्ट सीरीज। वो अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है वो आप अटेंड कीजिए, एंड उसमें हम लोग पहले ही एडवांस में बता देते हैं कि नेक्स्ट वीक किस कोर्स की, किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होने वाली है। और मेरे लॉ की तो हर संडे होती है, एक ऑल्टरनेट संडे को मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, इस तरीके से चलता है। एंड इसका जो एनालिसिस होता है कि आंसर क्या होना चाहिए था, क्या सैंपल आंसर होना चाहिए, सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए, उसमें भी मैं एनालिसिस का लेक्चर लेके आता हूं। तो कहने का मतलब आपको समझाने से लेके, आपके डाउट से लेके, अपडेटेड स्टडी मटेरियल से लेके, आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से लेके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंक्लूडिंग रिवीजन एज वेल। जो रिवीजन हम कराते हैं इट्स नॉट लाइक
कि हमने आपको मैराथन कराया, नो, इट्स अ कंप्लीट रिवीजन जो आपकी 1 मंथ में पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो हम इन द 1 मंथ बिफोर द एग्जाम करते हैं, मतलब जून के लिए मई में करते हैं एंड दिसंबर के लिए नवंबर के मंथ में करते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेटर यूज द कोड एबीसी एंड ज्वाइन द लाइव क्लासेस बाय मी एंड आवर टीम ओनली एट अनअकैडमी। तो अब हम चलते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की तरफ। चलिए बेटा एक बार आपको हमारे मॉड्यूल पे लेके जाऊंगा। देखिए मॉड्यूल में हम जाते हैं तो ये एक नया टॉपिक आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये दो क्वेश्चन है जिनके लिए मैं स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन ही नए हैं जो हमारे मॉड्यूल में इंसर्ट हुए इंस्टीट्यूट के, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट बच्चे? तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। देखिए बेटा ध्यान से, हाँ जी, सबसे पहले बात करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखिए बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजें याद में करा दूंगा, पर आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा एक्टिवली। अपना कोई भी डिस्टर्बेंस या न्यूसेंस वाला कोई एलिमेंट है आपके पास तो आप प्लीज उसे दूर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज कहता है जी, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए, म्यूचुअल फंड की रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सेबी के पास जाएगा, जो भी मतलब कौन स्पॉन्सर ही जाते हैं, तो कहता है वो स्पॉन्सर जो है, वो एप्लीकेंट जो है, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, पर्सन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए, इज्जत वाला, रेपुटेशन वाला बंदा होना चाहिए। ये बात बोल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड में। राइट? और आगे कहता है जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो ट्रस्ट की फॉर्म में ही बनेंगे। तो क्योंकि वो ट्रस्ट की फॉर्म में बनेंगे तो कहता है ट्रस्टी भी अपॉइंट होगा जो यूनिट होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा बेसिकली। और कहता है सर जो ट्रस्टी है उसके साथ ट्रस्ट डीड भी साइन होगी। तो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड जो है वो सब के सब, जो नए बनेंगे वो तो ट्रस्ट की फॉर्म में बनेंगे, और जो एग्जिस्टिंग है वो अपने आप को ट्रस्ट में कन्वर्ट कराएं एंड ट्रस्ट डीड बनाए अपने ट्रस्टी के साथ। तो पहली चीज, जो स्पॉन्सर है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। दूसरी चीज, जो जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रस्ट की फॉर्म में होगा तो ट्रस्ट डीड भी साइन होगी। सर ये बात तो बेसिक है, ये बात तो हमें पहले से भी पता है। तीसरा पॉइंट भी बड़ा बेसिक है, जो म्यूचुअल फंड है वो जब रजिस्टर करेगा, सेबी के पास जाएगा तो सेबी पूछेगा आपके ट्रस्टीज कौन है। आपने ट्रस्टीज के साथ ट्रस्ट डीड बनाई। एएमसी कौन होगा आपका, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन से होंगे, कस्टोडियन कौन सा है आपका। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि म्यूचुअल फंड को विद इन 15 डेज सेबी को बताना पड़ता है कि ये मेरा कस्टोडियन है। तो कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट्स हमें सर कोई बहुत अलग नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स आपने हमें पहले भी पढ़ाए हुए हैं। पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग म्यूचुअल फंड, लेकिन उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स थे, अब थोड़े पॉइंट्स बढ़ गए हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद होगा कि स्पॉन्सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ एएमसी होना चाहिए। मतलब एएमसी की जो टोटल नेटवर्थ है उसका कम से कम 40% या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 40% जो है वो स्पॉन्सर्स का पैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 करोड़ लिया लोगों से, बाहर इन्वेस्ट कर दिया, वो 1000 करोड़ में से अगर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 400 करोड़ जो है, 40% जो है वो स्पॉन्सर्स का होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं कंपनी, इससे सिक्योरिटी लॉ में जब हम आईसीडीआर पढ़ेंगे बेटा, पब्लिक इश्यूज में हम पढ़ेंगे, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन 20% होता है। मतलब रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इसमें कम से कम 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होना चाहिए, प्रमोटर्स का। इन द सेम मैनर म्यूचुअल फंड में जो प्रमोटर्स होते हैं जिनको हम स्पॉन्सर बोलते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 20% नहीं होगा, मिनिमम 40% होगा। तो नॉर्मल कंपनीज के लिए प्रमोटर का कितना होना चाहिए, जितनी कैपिटल है उसका कम से कम 20%, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए कितना है बाय स्पॉन्सर, जितनी कैपिटल है उसका मिनिमम 40%। याद रहेगी ये बात। तो सर ये वाले पॉइंट तो आपने हमें पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन अब जो नए पॉइंट्स आए हम उसकी बात करें। सुनिएगा, हमने ना ये पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड जब आप बना रहे हो, स्पॉन्सर हो, तो स्पॉन्सर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अमित सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्पॉन्सर, यस, लेकिन साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का क्या मीनिंग है ये हमारे कोर्स में गिवन नहीं था। तो जो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर ये सारी बात है बेटा, ये सब न्यू एडिशंस है जो हमारे लिए हुए हैं। यहां से लेके अगर हम बात करते हैं, ये सब हमारे लिए नया है, तो इसको अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जैसा बंदा हो, एग्जामिनर हो, तो पेपर सेटर हो, तो 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन पक्का दे। सुनिए, पहली बात, यहां तक ये जो 5 पॉइंट जो मैंने येलो किया समझ आ गया, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, फिट एंड प्रॉपर पर्सन,
ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, एएमसी कस्टोडियन भी अपॉइंट करेगा, और इसके अलावा 40% पैसा वो खुद लगाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, 40% उसकी नेटवर्क का। सर ये तो समझ आ गया। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का क्या मीनिंग है देखिए, कहता है जो स्पॉन्सर्स सेबी के पास जा रहे हैं, ऐसा ना हो, मान लो देखो एएमसी का 40% स्पॉन्सर लगाएंगे, मान लो कि मैं नया म्यूचुअल फंड बनाना चाहता हूं और मेरे पास है 1000 करोड़ लेना है, तो एक में से 600 लोगों से लेंगे, 400 मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ सेबी के पास रजिस्टर हो जाऊं। कहता है सर ऐसे नहीं होगा, सेबी किसी को भी, जो पैसे वाला आदमी उठा के आ जाएगा, सेबी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में, मोर देन इक्वल टू 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन दी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो मतलब ये कि सर खाली पैसा लगा दिया 40% तो भी काम नहीं चलेगा, नहीं। सर अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन पैसा नहीं लगा रहे तो भी काम नहीं चलेगा, नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। स्पॉन्सर के पास कम से कम 5 साल का फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्लस दूसरी बात कम से कम एएमसी का 40% वो लगाने को तैयार हो अपनी जेब से स्पॉन्सर्स। नेट वर्थ पिछले 5 साल में पॉजिटिव होनी चाहिए, पिछले 5 साल में आपकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब जो स्पॉन्सर है उसकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट नेटवर्थ आपकी कभी भी नेगेटिव ना गई हो, इन शॉर्ट आप फाइनेंशियली साउंड हो। तो पहला वाला जो पॉइंट था वो कह रहा था कि आपको एडिक्वेट एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का, दूसरा कह रहा है कि आप हल्के आदमी नहीं हो, आपकी नेटवर्थ पिछले 5 सालों में एक बार भी नेगेटिव नहीं हुई है। नेक्स्ट कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर में हम बैठे हैं उससे जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें कहता है आपकी जो नेटवर्थ है, जो स्पॉन्सर की नेटवर्थ है वो पॉजिटिव तो होनी चाहिए, ठीक है, पिछले 5 साल में पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन पिछले साल कहता है एएमसी में जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उससे ज्यादा होनी चाहिए। लॉजिकली बात तो ठीक है यार, बात तो ठीक है। आप एक चीज सोचो, लॉजिकली समझते हैं, 1000 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं 600 करोड़ हम लेंगे पब्लिक से, 400 करोड़ हम खुद डालेंगे 40%, ठीक है, डन हो गया। लेकिन वो 400 करोड़ जो है वो मांगा हुआ नहीं होना चाहिए ना, पता चले मैं बैंकों से लोन लेके ला रहा हूँ, उसका फायदा क्या हुआ फिर। कहता है वो 400 करोड़ आप अपने पैसों में से दे रहे हो, आपकी खुद की वर्थ लास्ट ईयर उतनी थी, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में जो नेटवर्थ है हमारी, मेरी नेटवर्थ, मेरी औकात कम से कम मेरे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं 200 करोड़ का आदमी था, 200 करोड़ उधार उधर मांगा 400 करोड़ की ऑब्लिगेशन 40% की पूरी करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। कहता है लास्ट ईयर आपकी जो नेटवर्थ है वो आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई अगर 1000 करोड़ का म्यूचुअल फंड आप बना रहे हो जिसमें से आपको लगता है 600 करोड़ पब्लिक से आएगा, 400 करोड़ मैं खुद दूंगा, वो 400 करोड़ आप खुद दे रहे हो, लेकिन कहता है वो जब आप 400 करोड़ दे रहे हो तो आपकी नेटवर्थ पिछले साल 400 से ज्यादा ही होनी चाहिए, पता चले कि आप उतने के आदमी थे तभी आपने लगाया था। ऐसा डेस्परेटनेस शो नहीं होनी चाहिए कि आप तो बनाने के लिए उधार पे भी लेके आ रहे हो, 40% इन्वेस्टमेंट करनी है इसलिए उधार पे ला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी नेटवर्थ जो है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में जो नेटवर्थ है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, सर अब 1000 करोड़ का म्यूचुअल फंड बना रहे हैं जिसमें से पब्लिक से 300 ले रहे हैं, 700 अपना लगा रहे हैं, हो सकता है मिनिमम 40% है, हमने 70% अपना लगाया, हो सकता है, लेकिन उस केस में भी फिर पिछले इमीडिएटली ईयर में हमारी जो नेटवर्थ है वो 700 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो नेटवर्थ है उससे ज्यादा होनी चाहिए। याद रखिएगा यहाँ जो 40% वाला पॉइंट था ये वाला, इसमें है मोर देन इक्वल टू, लेकिन ये जो इमीडिएटली ईयर में नेटवर्थ है ये है मोर देन, याद रखिएगा। तो अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बराबर भी है तो भी नहीं, से भी जानना चाहता ना कि आपके पास 400 करोड़ थे, नेटवर्थ आपकी 400 करोड़ थी, आपने सारे का सारा लगा दिया म्यूचुअल फंड में 40% पूरा करने के लिए, इसका मतलब आपके पास और तो पैसा ही नहीं है, कल को कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो कहां से पे करोगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो स्पॉन्सर्स है उनकी जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एएमसी से ज्यादा होनी चाहिए, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो एएमसी की नेटवर्थ का कम से कम 40% होना चाहिए, 40% और मोर। अब सुनिए लास्ट में क्या कहता है, कहता है पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 इयर्स में वो स्पॉन्सर कैन बी इंडिविजुअल, स्पॉन्सर कैन बी कंपनी, कोई भी हो सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, प्रमोटर तो कोई भी हो सकता है। तो स्पॉन्सर के पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में से कम 3 सालों में, मतलब एनी 3 इयर्स आउट ऑफ 5 इयर्स जो है स्पॉन्सर प्रॉफिट में रहा हो, मतलब स्पॉन्सर जो है उनको प्रॉफिट हुआ हो पिछले 5 सालों में से कम 3 साल, आउट ऑफ 5 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 इयर्स, कम से कम 3 साल वो मुनाफे में रहे हो, एंड दैट टू मुनाफा कब होना चाहिए, आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारी लाइबिलिटीज काटने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहता है होना चाहिए, वो प्रॉफिट में होने चाहिए कम से कम पिछले 5 सालों में से 3 साल। सिंपल है। अगर मैं इसको एक बार स्पॉन्सर, ये जो हमारा क्राइटेरिया है साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, इसको अगर हम याद करें तो
सबसे पहली चीज पिछले 5 साल का फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, जो पिछले 5 साल का आपका सर्विस है उसमें आपकी जो नेटवर्थ है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये दो हो गए, पहला भी 5 साल वाला है, दूसरा भी। हम एक काम करते हैं ना, हम ये याद रखते हैं कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट है, जिसमें से ये 3 पॉइंट तो 5 ईयर वाले हैं। पिछले 5 साल मतलब कम से कम 5 साल का फाइनेंशियल सर्विस का एक्सपीरियंस हो, कम से कम मतलब पिछले 5 साल में नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव हो, और पिछले 5 में से 3 साल जो है वो आप प्रॉफिट में रहे हो, एंड दैट टू आफ्टर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। अब ये वाली चीज लास्ट हमें समझ आ गई कि सर पिछले साल जो हमारी नेटवर्थ है वो हमारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो नेटवर्थ 200 करोड़ है, हमने 400 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, बाकी 200 करोड़ उधार उधार लेके लिया, सेबी उसको एंटरटेन नहीं करेगा। सिंपल जी, आगे कहानी समझ। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पर एक कहानी आती है। अब मिस्टर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 40%, मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाना है 1000 करोड़ का, जिसमें से 600 करोड़ लोगों से लूंगा, 400 करोड़ मैं अपना लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो 40% में लगा रहा हूँ, तो मैं स्पॉन्सर तो हूँ ही। कहता है आप 40% लगा रहे हो तो आप स्पॉन्सर माने जाओगे, और आपको बीइंग स्पॉन्सर ये वाला पूरा साउंड ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वही 40% पैसा है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, तो मैं नहीं बन सकता। 5 साल का एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं है तो भी नहीं बन सकता। देखिए यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन होल्डिंग एनी पर्सन होल्डिंग 40% ऑफ द एएमसीज नेटवर्क जो है वो स्पॉन्सर माना जाएगा। अगर आपने खुद को एज स्पॉन्सर क्लासिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल कहता है कि अगर आपने 40% पैसा लगाया तो आप स्पॉन्सर माने ही जाओगे, और स्पॉन्सर माने गए तो ये वाला क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सा? यही साउंड ट्रैक रिकॉर्ड वाला। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पैसा है तो आपको साउंड ट्रैक, मतलब अगर एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं है तो भी नहीं बन सकते, पैसा है एक्सपीरियंस नहीं है तो भी नहीं बन सकते। पैसा लगा रहे हो तो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया फुलफिल करो, एक्सपीरियंस है तो पैसे वाला क्राइटेरिया फुलफिल करो। मतलब अमीर भी होने चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इन शॉर्ट कोई हल्का आदमी जो है वो म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करवाने नहीं जाएगा सेबी के पास, एज सिंपल एज दैट। और लास्ट में देखिए ये भी एक नया पॉइंट है, जो नए पॉइंट्स है उनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पॉन्सर, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर, बोलते हैं ना विष्णु, वो विष्णु ब्रह्मा, वो क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, राइट। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी के बारे में पढ़ा हो तो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश 3 भगवान है जो सृष्टि को, अर्थ को चलाते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पर 3 लोग हैं, स्पॉन्सर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर। कहता है ये तीनों ने 3 गलत काम ना किया हो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, ये 3 स्क्वायर का रूट मैं बोल रहा हूँ, 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर का रूट बोल रहा हूँ कि भाई इन 3 लोगों ने ये 3 गलतियां ना करी हो। पहली बात तो लोग कौन कौन से हैं, 3, स्पॉन्सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर। आई रिपीट, स्पॉन्सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, इन तीनों ने क्या गलती ना की हो, तीनों में से कोई एक, कभी फ्रॉड में ना फंसे हो, एंड इन्होंने कोई ऑफेंस ना किया हो जिसमें मोरल टर्पिट्यूड एंड इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वॉल्व हो। इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड तो सिंपल आ गया कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। ललित मोदी से लेके मेहुल चोकसी से लेके हमारे जो विजय माल्या है, या ऐसे जो लोग हैं जो लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर है अंडर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। एंड आगे कहता है कि मोरल टर्पिट्यूड मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन्होंने ना किया हो, कभी भी कोई इमोरल काम ना किया हो। आपको पता है ना कि मान लो किसी ने आपको पहले पैसा दिया था विश्वास पे, आपने उसका मिसयूज किया, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड किया, तो आप म्यूचुअल फंड कैसे बनाओगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे लोगों का पैसा आएगा। तो जब आप 2-4 लोगों का ही विश्वास नहीं बना सके तो फिर आपको म्यूचुअल फंड सेटअप करने का कोई राइट नहीं है। तो कहने का मतलब आई होप कि हम लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया, याद हो गया। पहले मेन 5 पॉइंट्स कौन से हैं, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ठीक है सर, मिनिमम 40% जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, सर हमारे ट्रस्टीज होने चाहिए, और सर कस्टोडियन वगैरह एएमसी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। और फिर आ गया साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके अंदर आ गया पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल में नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, 5 में से 3 साल में प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स होना चाहिए प्रॉफिट में। और कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में जितना आपने एएमसी का कंट्रीब्यूशन है उसका आपकी नेटवर्थ पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में आपके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए। याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन मोर देन इक्वल टू 40% है, नेटवर्थ जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में वो कंट्रीब्यूशन का मोर देन होना चाहिए, वहां मोर देन है, इक्वल टू नहीं है। और लास्ट में आ गया 3 देवताओं ने, स्पॉन्सर ने, उसके अलावा आपका आ गया डायरेक्टर ने, और फिर उसके बाद आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफिसर। स्पॉन्सर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ने फ्रॉड ना किया हो, कोई ऑफेंस ना किया हो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या मिसफीसेंस, या यू कैन से मोरल टर्पिट्यूड को इमोरल काम नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी ये बात? तो आई होप यहाँ पे हम लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। और ये वाली बात भी कि पैसा है एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन के नहीं जा सकते, एक्सपीरियंस है पैसा नहीं है तो भी नहीं जा सकते, दोनों चीजें होनी
चाहिए। अब अगर इसको हम एक बार अपने मॉड्यूल से पढ़ लें बेटा, अगर हम इसको अपने मॉड्यूल से देख लेते हैं, एक बार इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया। देखिए, स्पॉन्सर शुड हैव साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। इसका मतलब क्या है? नॉट लेस देन 5 years फाइनेंशियल सर्विसेज, पहली कंडीशन। फाइनेंशियल सर्विसेज में नेट लेस देन, नॉट लेस देन 5 years, नेटवर्क पॉजिटिव है पिछले 5 सालों में, लास्ट ईयर में नेटवर्क जो है वो मोर देन है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और लास्ट 5 सालों में से आप आउट इन 3 प्रॉफिट्स में हो। ठीक है जी। फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, ट्रस्ट की फॉर्म में बनाओ, 40% पैसा नेटवर्क एएमसी का आप ही लगाओगे, आपके स्पॉन्सर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर कॉन्विक्ट ना हुए हो, ट्रस्टीज को अपॉइंट करोगे, एएमसी को अपॉइंट करोगे, कस्टोडियन को अपॉइंट करोगे, राइट जी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हाँ सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने मॉड्यूल के हिसाब से, आपने देख लिया कि सारे पॉइंट्स अपने चार्ट में कवर किए हुए हैं, राइट बच्चे। तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप हमें याद होगा। लिखने से पहले एक बार फिर समझते हैं। फिट एंड प्रॉपर है, ट्रस्टी अपॉइंट करके डीड बनाएगा। अब ट्रस्टी अपॉइंट करेगा तो याद रखो एएमसी और कस्टोडियन भी अपॉइंट करेगा। ये हो गए 3 पॉइंट हमारे। चौथा हो गया मिनिमम 40% ऑफ द नेटवर्थ जो है स्पॉन्सर एएमसी की वो लगाएगा, और अगर लगाई है तो क्राइटेरिया, पैसे किससे कुछ नहीं होगा, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस में होना चाहिए, और 5 में से 3 साल प्रॉफिट में होने चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। और कहता है जो आपकी नेटवर्थ है वो पिछले 5 साल में पॉजिटिव होनी चाहिए, और कहता है लास्ट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो नेटवर्थ है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मिनिमम 40%, एंड जो नेटवर्थ है इट हैज टू बी मोर देन योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट में स्पॉन्सर, डायरेक्टर एंड स्पॉन्सर हो गए, डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल ऑफिसर ने फ्रॉड ना किया हो, कोई ऑफेंस ना किया हो, जिसमें कभी वो कन्विक्ट ना हुए हो, कभी उनको, उनके अगेंस्ट कभी भी कोई जजमेंट ना आई हो, कोर्ट की कोई वर्डिक्ट ना आया हो इन रिलेशन टू इकोनॉमिक ऑफेंस। और एक रह गया इन रिलेशन टू योर, हम मिसफिशेस कह सकते हैं या हम इसमें कह सकते हैं मोरल टर्पिट्यूड, राइट जी। तो मुझे तो याद हो गया, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको भी याद हो गया होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा लिखते हुए कम से कम बार स्क्रीन पे देखें, मिनिमम टाइम स्क्रीन पे देखिए, और मैक्सिमम टाइम अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे तो साथ साथ याद हो जाएगा।
आई होप बच्चे लिखते लिखते याद हो रहा है। स्पॉन्सर का, स्पॉन्सर मींस प्रमोटर ऑफ द म्यूचुअल फंड, उनका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब पिछले 5 साल का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, और पिछले 5 साल में उनकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड पिछले 5 में से कम 3 साल वो प्रॉफिट में होने चाहिए, एंड दैट प्रॉफिट हैज टू बी आफ्टर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब अगर इससे पहले प्रॉफिट आपका पॉजिटिव में है, ये तीनों खर्चे डालने के बाद प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाता है, आप लॉसेस में आ जाते हो, तो दिक्कत है आपके लिए। एंड लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो नेटवर्थ है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो जितना आपने दिया है एएमसी को, बिकॉज लॉजिक सिंपल है, बोरोड फंड से आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, ये सेबी देखना चाह रहा है। फिट एंड प्रॉपर हो, ट्रस्ट डीड साइन की हो, ट्रस्ट डीड तभी साइन होगी जब ट्रस्टी अपॉइंट होगा, ट्रस्टी अपॉइंट होगा तो एएमसी और कस्टोडियन तो होते ही होते हैं, तो अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट भी कवर हो गया। एंड स्पॉन्सर कम से कम 40% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। इसका मतलब अगर पैसा है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी नहीं बन, तो भी आप रजिस्टर नहीं करा सकते, और एक्सपीरियंस है पैसा नहीं है तो भी नहीं करा सकते। और लास्ट पॉइंट, त्रिदेव स्पॉन्सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, इन तीनों में से कोई भी गलती ना की हो, कौन सी, फ्रॉड ना किया हो कभी, या मोरल टर्पिट्यूड में या इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए कभी भी कन्विक्ट ना हुए हो। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो दूसरा सेकंड नई चीज ऐड ऑन हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम सबको पता है कि हर म्यूचुअल फंड की अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, और इंडिया में देयर आर 44 म्यूचुअल फंड्स, उनकी 44 एएमसीज हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मॉड्यूल में, ये भी हम चेक कर लेते हैं बेटा अपने। ये तो हमने देख लिया, हमने पूरा मॉड्यूल के हिसाब से कवर कर लिया, और ये आ गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएमसी। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर, एएमसी के अंदर, नॉर्मल पॉइंट्स वही हैं जो स्पॉन्सर वाले हैं, कुछ पॉइंट्स अलग हैं। एक बार देख लेते हैं बेटा हम इसको भी, ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, बड़ा एक्टिवली हम यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहली चीज, सर जो एएमसी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो भी एक कंपनी है, इसका मतलब उसके भी प्रमोटर्स होंगे, राइट। तो कहता है एएमसी एक कंपनी होती है, हम सबको पता है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, तो उसके भी प्रमोटर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स टू एमओ होंगे। और कहता है जो उसके प्रमोटर्स है, जो एप्लीकेंट है, जो कि बेसिकली जिन लोगों ने मिलकर एएमसी बनाई है, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। अब आप लॉजिकली समझिए बड़े ध्यान से बेटा इधर, ऑल ऑफ यू, सर क्या म्यूचुअल फंड बनाने वाले ही एएमसी बनाते हैं? यस, जो म्यूचुअल फंड बनाने वाले हैं वही एएमसी बनाते हैं। सर जब म्यूचुअल फंड बनाने वाले खुद ही फिट एंड प्रॉपर है, तो ऑब्वियसली बात है एएमसी भी वही बनाते हैं, तो वो भी फिट एंड प्रॉपर तो होंगे ही, राइट। सर उनका भी साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो एएमसी है उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना
चाहिए। अगेन वही वाली बात, जो एएमसी के स्पॉन्सर्स हैं उनका भी वही ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए जो म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर्स का है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हम बात करें तो दोनों पॉइंट्स तो वही ऊपर वाले हो गए सर। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है, सुनिए। ऊपर हमने पढ़ा था कि एएमसी की जितनी भी नेटवर्थ है उसका कम से कम 40% स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करेगा। ये बात तो ठीक है, जितनी भी नेटवर्थ है उसका कम से कम 40% स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन सर एएमसी की नेटवर्थ कितनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? कहता है सर दैट हैज टू बी मिनिमम 50 करोड़। नेटवर्थ ऑफ एएमसी जो है वो कम से कम 50 करोड़ होनी चाहिए। तो इतनी बात हमें समझ आई, ये तीन बातें समझ आई। एएमसी की जो नेटवर्थ है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो नेटवर्थ है, उसका कम से कम 40% जो वो स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए नेटवर्थ? मिनिमम 50 करोड़ होना चाहिए। अगर आपके पेपर में, खैर सीएस में एमसीक्यू बेस नहीं आते क्वेश्चन, अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग तो नहीं आ रहे, फ्यूचर में हो सकता है आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं ये एमसीक्यू का होता तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनता था कि भाई साहब एक बात बताओ, एक म्यूचुअल फंड बनाना है तो स्पॉन्सर जो है वो कम से कम कितना पैसा लगाएगा? भाई म्यूचुअल फंड की एएमसी की नेटवर्थ का कम, मतलब मिनिमम नेटवर्थ कितनी है? 50 करोड़ और मोर। हम मान ले चलो मिनिमम भी नेटवर्थ लगा रहे हैं 50 करोड़, और मिनिमम इस 50 करोड़ का कम से कम 40% कौन लगाएगा? इसका कम से कम 40% लगाएंगे स्पॉन्सर। तो आई कैन से कि स्पॉन्सर के पास खुद का पैसा कम से कम 20 करोड़ तो होना ही चाहिए। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाए कि म्यूचुअल फंड बनाना है, स्पॉन्सर के पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए, तो भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 50 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए, उसका कम से कम, ये मिनिमम है, और उसका मिनिमम कम से कम 40% जो है वो स्पॉन्सर्स लगाएंगे। इसका मतलब 20 करोड़ जो है वो स्पॉन्सर्स को लगाना पड़ेगा, ये मिनिमम अमाउंट है, राइट। अब देखिए, कहता है जो एएमसी के डायरेक्टर है या केएमपीज है, क्योंकि मैंने कहा ये कंपनी है तो इसमें डायरेक्टर्स होंगे की मैनेजरियल पर्सनल्स होंगे, उनको एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस। अब देखो ऊपर लिखा था 5 इयर्स का, यहाँ 5 इयर्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ कह रहा है एडिक्वेट होना चाहिए। ऊपर 5 इयर्स लिखा था लेकिन यहाँ पर लिखा है एडिक्वेट होना चाहिए। देखिए, तो कहने का वाला पॉइंट्स तो वही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है लैंग्वेज में। अब देखिए आगे, गिल्टी नहीं होने चाहिए, किसके गिल्टी? यही वाला पॉइंट वहां भी था, मोरल टर्पिट्यूड के गिल्टी नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिक ऑफेंस के गिल्टी नहीं होने चाहिए, और साथ में कहता है वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉस। आपने कभी डायरेक्टर और केएमपी ने सिक्योरिटी लॉ वायलेट ना किया हो, इसका मतलब ये कि जो एएमसी है उसके टॉप लेवल में जो डायरेक्टर है उसमें से कोई ऐसा ना हो जिसको सेबी ने कभी धमकाया हो, रेप्रिमांड किया हो, या कभी सेबी ने उसको सस्पेंड या कैंसिल कर दिया हो, या सेबी ने उसको डी बार कर दिया हो, बैन कर दिया हो मार्केट से। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी, राइट बच्चे। अब सुनिए, ये डायरेक्टर और केएमपी की तो बात ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो केएमपी पे अलग से अप्लाई होता है। इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू, जो मैं कहना चाह रहा हूं। कहना इसे कि ये नॉट गिल्टी वाले तीनों पॉइंट्स डायरेक्टर के लिए भी है और केएमपी के लिए भी है। यस सर। ये जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाली बात है, ये डायरेक्टर के लिए भी और केएमपी के लिए भी है। यस सर, ये दोनों मैंने लिखा ना, डायरेक्टर एंड केएमपी एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, प्लस मोरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस या वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज में कभी वो गिल्टी ना हो। लेकिन अब एक पॉइंट है जो सिर्फ केएमपी के लिए है, देखिए वो क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा। मैं आपकी एएमसी का केएमपी बन रहा हूं, लेकिन कहता है अगर मैं पहले किसी और, ध्यान से देखिएगा, किसी और एएमसी का मैं केएमपी रहा हूं जिसका सेबी ने सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जब मैं केएमपी था, तो मैं इसका भी नहीं बन सकता। सर कुछ समझ नहीं आया ऊपर से क्या? सुनिए, अमित वोरा एक एएमसी में पहले केएमपी था, मैं एक एएमसी में पहले की मैनेजरियल पर्सनल था एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, और जब मैं उसमें था उस टाइम मेरे रहते हुए सेबी ने हमारी एएमसी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था। तो जब मेरे रहते हुए वहां पे सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, मतलब वहां पर हम चीजें पूरी नहीं कर रहे थे और सेबी ने कैंसिल कर दिया, तो मतलब मैं कैलिब्रेट नहीं हूँ, तो मुझे नई एएमसी ज्वाइन करने का भी राइट नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, केएमपी इज नॉट वर्क फॉर एएमसी, कि इस नई वाली एएमसी में अगर कोई बंदा, ध्यान से सुनिए, मैं पहले किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर चुका हूं, कौन सी एसेट मैनेजमेंट, और एज केएमपी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच हैज बीन कैंसल्ड और सस्पेंडेड ड्यूरिंग देयर वर्किंग, मेरा काम करते हुए, मतलब जब मैं उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में था मेरे रहते हुए भी हमसे गलतियां हुई और सेबी ने हमारा रजिस्टर, हमारा सस्पेंड कर दिया था, रजिस्ट्रेशन या कैंसिल, धमका के छोड़ा तो नहीं है, यहाँ पर रेप्रीमांड नहीं दिया हुआ, सिर्फ कैंसिल और सस्पेंड बोला हुआ है। तो अगर हमारे रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल कर दिया गया था, तो उसके बाद कहता है मैं किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कहता है केएमपी नहीं बन सकता। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट में केएमपी था जिसका सर्टिफिकेट मेरे रहते कैंसिल या सस्पेंड हुआ था, तो मैं किसी और के एएमसी का केएमपी नहीं बन सकता हूं। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आती है, अमित सर अगर मैं डायरेक्टर होता केएमपी की जगह, तो मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ,
अगर मैं सर किसी एक एएमसी में डायरेक्टर होता और वहां पर ऐसा होता कि सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता या सस्पेंड हो जाता, तो क्या मैं दूसरी केएमपी में दूसरी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ? यस। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से सुन लो, ये वाले पॉइंट्स डायरेक्टर एंड केएमपी दोनों के लिए है। ये वाला पॉइंट डायरेक्टर एंड केएमपी दोनों के लिए है, लेकिन ये जो है कि हम किसी और एएमसी का पार्ट थे जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, तो हम नहीं बन सकते ये वाला, हम किसी और में केएमपी नहीं बन सकते। ये पॉइंट सिर्फ केएमपी पे है। इसका मतलब ये कि अगर एएमसी 1 थी, उसके अंदर मैं केएमपी था, तो मैं दो लोग हैं ना, मैं और आप, हम दो लोग हैं, दोनों के दोनों एएमसी के अंदर है। मैं डायरेक्टर हूँ, आप केएमपी हो, और हमारा सर्टिफिकेट एएमसी का कैंसिल हुआ, तो आप किसी और एएमसी में केएमपी नहीं बन सकते, लेकिन मैं किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। याद रहेगी ना ये बात? राइट। ये बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे आप लोग जहां से भी देख रहे हो, सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं तो अगर सबने कॉल करके इसकी क्लैरिटी मांगी तो किस किस को दूंगा जवाब? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सर हमें यहाँ तक कहानी समझ आ गई है। सबसे पहली चीज, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, और डायरेक्टर एंड केएमपी ये दो लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डायरेक्टर और केएमपी है, एंड इकोनॉमिक ऑफेंस ना किया हो, मोरल टर्पिट्यूड ना किया हो, या सिक्योरिटी लॉ का वायलेशन ना किया हो। ये थर्ड पॉइंट सिक्योरिटी लॉ वाला नया है, ये ऊपर म्यूचुअल फंड में नहीं था। इसके बाद केएमपी ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के केएमपी ना रहे हो जिसमें जब वो थे तो उस टाइम पर सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो गया था। हाँ, मैं था केएमपी और मैंने छोड़ दिया था, मैं रिजाइन हो गया या रिटायर हो गया, उसके बाद कुछ हुआ तो फिर तो मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, फिर मैं दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी केएमपी बन सकता हूँ। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ किसके लिए है? ये केएमपी के लिए है, डायरेक्टर के लिए नहीं है। दैट टू कौन से केएमपी के लिए? जो उस टाइम पर केएमपी था जब उस पुरानी एएमसी का सर्टिफिकेट कैंसिल या सस्पेंड हुआ था, राइट। और नेटवर्थ 50 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, मैंने बताया, और जितनी भी आप रख रहे हो उसका कम से कम 40% स्पॉन्सर्स लगाएंगे, ये बात भी हमें पता है। और यहाँ पे आ गया लास्ट पॉइंट, ये क्या कह रहा है सुनिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो उनका प्रमोटर वगैरह से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कम से कम 50%, मतलब मिनिमम 50% डायरेक्टर स्टैंड अलोन होने चाहिए। स्टैंड अलोन मतलब नॉट रिलेटेड पार्टी। ध्यान से समझिए, स्टैंड अलोन मेरा वर्ड है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें कम से कम 50%, 10 है तो 5, 11 है तो 6, 5.5 तो कुछ होता नहीं, तो आधा डायरेक्टर तो बना नहीं सकते, तो 11 है तो 6, 10 है तो 5, 8 है तो 4, कम से कम मिनिमम 50% जो है वो एसोसिएट नहीं होने चाहिए। किसके? ना ट्रस्टी के, ना स्पॉन्सर के, ना उस म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी और स्पॉन्सर के, ना उसके सब्सिडरी अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो उसके ट्रस्टी और स्पॉन्सर के भी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा ये बात। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें कम से कम 50% ऐसे होने चाहिए जो एसोसिएट नहीं है, ना ट्रस्टी के, ना स्पॉन्सर के, ना अपने वाले म्यूचुअल फंड के, ना उसका कोई सब्सिडरी अगर म्यूचुअल फंड है तो उसके भी नहीं होने चाहिए। सिंपल है। मतलब इन शॉर्ट, हमारा ट्रस्टी और स्पॉन्सर से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कौन से ट्रस्टी और स्पॉन्सर? जिस म्यूचुअल फंड को हम हैंडल कर रहे हैं उसके ट्रस्टी और स्पॉन्सर, या उसका सब्सिडरी कोई म्यूचुअल फंड है तो उसके भी ट्रस्टी और स्पॉन्सर से हम रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और लास्ट में कह रहा है, जो एएमसी का चेयरपर्सन है, जो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरपर्सन बन रहा है, वो किसी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरपर्सन है, हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो चेयरपर्सन है, मतलब हमारी एक कंपनी है, कंपनी का चेयरपर्सन होगा, वो किसी और म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इन शॉर्ट, तभी मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन लॉ की लैंग्वेज नहीं है, मैंने खुद लिखा है। तो क्या हम सबको पॉइंट याद हुए? यस सर। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो गया, डायरेक्टर और केएमपी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वहां 3 नीचे ऑफेंसेस थे। केएमपी जो है वो ऐसी कंपनी में, ऐसी एमसी में पहले केएमपी ना रहा हो जहां उसके रहते हुए सर्टिफिकेट सस्पेंड या कैंसिल हुआ हो। हाँ, डायरेक्टर था, मतलब जो जो ये वाला पॉइंट है, ये डायरेक्टर केएमपी दोनों के लिए है, लेकिन जो सस्पेंशन और कैंसिलेशन वाला है वो सिर्फ केएमपी के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टर था किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, उसको अगर कैंसिल कर दिया था तो मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं किसी और एएमसी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। लेकिन केएमसी था तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, फिर किसी और में केएमपी था तो नहीं बन सकता की मैनेजेरियल पर्सोनल। नेटवर्थ जो है वो कम से कम 50 करोड़ होगी। लास्ट पॉइंट, एएमसी का मिनिमम 50% बोर्ड स्टैंड अलोन होना चाहिए, मतलब वो ट्रस्टी या स्पॉन्सर से रिलेटेड ना हो, एसोसिएट ना हो। किसके ट्रस्टी या स्पॉन्सर? हमारे म्यूचुअल फंड के या इसके सब्सिडरी म्यूचुअल फंड के। और जो चेयरपर्सन है हमारे एएमसी का, वो इंडिया में और किसी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। राइट जी, क्लियर है? तो सर अगर एक बार इसको हम लोग मॉड्यूल से देख ले तो यही बातें लिखी है क्या? देख लेते हैं भाई। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए,
देखिए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है सर, समझ आ गया। इज्जत वाला, रेपुटेशन वाला बंदा होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। डायरेक्टर्स ऑफ द एएमसी having adequate experience, guilty of moral turpitude, conviction, economic offense, violation of security law नहीं होना चाहिए। अब इससे ये यहाँ तो खाली डायरेक्टर लिखा, आपने तो हमें डायरेक्टर और केएमपी दोनों लिखवाया, नेक्स्ट में केएमपी दिया ना, देखो केएमपी वही इकोनॉमिक ऑफेंस, वायलेशन, मोरल टर्पिट्यूड, तो कहने का मतलब 2 पॉइंट इन्होंने बनाए, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया एक ही में। इसके बाद मैंने केएमपी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो अलग से दिया हुआ वो भी बता दिया मैंने आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट वही वाला कि आप ऐसे एएमसी के पहले नहीं रहे हो की मैनेजरियल पर्सोनल जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, राइट। ये देखो, और वर्क दिन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और वर्क दिन वाला जो है इसको मैंने अलग से कर दिया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को सेम कर दिया था मैंने, केएमपी और डायरेक्टर्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सेम पढ़ा दिया। और जो केएमपी के लिए अलग से पॉइंट था, दैट आप ऐसे एएमसी के अंदर नहीं थे जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल या सस्पेंड हुआ था आपके टेन्योर में। आपके टेन्योर में हुआ था तो आप वहां से, आपके टेन्योर में हुआ था तो आप किसी और एएमसी में केएमपी बनने के लिए डिसक्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड नहीं हो। इसके बाद सर 50% डायरेक्टर्स जो है, सर जो 50% डायरेक्टर है वो नॉट एसोसिएट होने चाहिए, उसके सब्सिडरीज के सबके मिला के मैंने बता दिया। चेयरपर्सन जो है एएमसी का वो ट्रस्टी नहीं होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड का, राइट। और लास्ट में कह रहा है एएमसी शैल हैज अ नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है चेयरपर्सन ऑफ एएमसी इज नॉट ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। अब एनी म्यूचुअल फंड कह रहा है यहाँ पर, यहाँ ये नहीं लिखा इंडियन या फॉरेन, हालांकि म्यूचुअल फंड का मतलब इंडिया में तो यही है कि इंडियन रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोले कि सर वो किसी फॉरेन म्यूचुअल फंड का है, तो इंडियन म्यूचुअल फंड का नहीं है, किसी फॉरेन म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है, तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो वैसे देखा जाए तो यहाँ लिखा म्यूचुअल फंड, इंडियन फॉरेन नहीं लिखा, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम बोलेंगे वो नहीं बन सकता चेयरपर्सन इंडिया में एएमसी का। लेकिन अगर लॉजिकली हम बात करें तो क्या, अगर ये यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि हमारा म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करता है और उसका जो चेयरपर्सन है, एएमसी का जो चेयरपर्सन है वो किसी बाहर वाले म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रस्टी है, लेकिन हमारा म्यूचुअल फंड बाहर इन्वेस्ट करता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ है, यहाँ पर एक क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि यहाँ म्यूचुअल फंड कौन सा है। एनी म्यूचुअल फंड लिखा है, ठीक है, लेकिन एनी मींस क्या, इंडिया में जो 44 म्यूचुअल फंड था उसकी बात कर रहा है, या एनी इन इंडिया बात कर रहा है, एनी इन द वर्ल्ड बात कर रहा है, ऐसा कुछ इसने यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिया। लेकिन एनी हाउ हमने पेपर में ये लिखना है कि जो चेयरपर्सन है वो एनी किसी भी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है, राइट। वैसे देखा जाए तो दूसरा एंगल देखें तो सर अब्रॉड में कोई म्यूचुअल फंड है उसका ट्रस्टी भी इंडिया में एएमसी का चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी एएमसी अब्रॉड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स अलाउड तो होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है जिसपे सेबी को क्लैरिटी लानी चाहिए थी। खैर इसके अलावा हम लोगों को देख लो ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज की आई होप हमें ये बात अच्छी तरीके से याद हो गई। कौन कौन से पॉइंट्स है सर हमने देख लिए, कौन कौन से पॉइंट्स है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, डायरेक्टर एंड केएमपी जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस में, मोरल टर्पिट्यूड में या सिक्योरिटी लॉ के वायलेशन में ना फंसे हो, और जो केएमपी है वो कभी ऐसी एएमसी का केएमपी ना रहा हो जिसको उसके टेन्योर, उसकी अपॉइंटमेंट, उसके टेन्योर में जब वो काम कर रहा था सस्पेंड या कैंसिल करा, रेप्रीमांड है, ठीक है, कैंसिल या सस्पेंड किया तो केएमपी नई एएमसी में केएमपी नहीं बनेगा। हाँ डायरेक्टर था तो नए में डायरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि ये वाले डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर में नहीं है। इसके बाद हमें समझ आ गया नेटवर्थ वाली बात, कम से कम 50 करोड़, और ये समझ आ गया कि एएमसी कम से कम 50% जो डायरेक्टर्स है एएमसी के वो स्टैंड अलोन होने चाहिए, ट्रस्टी और स्पॉन्सर के एसोसिएट नहीं होने चाहिए, ना उस म्यूचुअल फंड के ना उसके सब्सिडरी म्यूचुअल फंड के, और जो चेयरपर्सन है एएमसी का वो किसी भी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बन सकता। मतलब अगर आप ट्रस्टी हो तो चेयरमैन नहीं बन सकते, चेयरमैन हो तो ट्रस्टी नहीं बन सकते, चेयरमैन हो और ट्रस्टी बनना चाहते हो तो चेयरमैनशिप छोड़ो, ट्रस्टी हो चेयरमैन बनना चाहते हो तो ट्रस्टीशिप छोड़ना पड़ेगा, राइट जी। तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी।
अगेन बच्चे कोशिश करो बिना देखे लिखने की। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड सिंपल है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन सिंपल है, मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ सिंपल है, डायरेक्टर केएमपी को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है फाइनेंस में एंड गिल्टी नहीं है, मोरल टर्पिट्यूड और इकोनॉमिक ऑफेंस ऊपर भी था, वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ नया पॉइंट आ गया। केएमपी नहीं थे आप पहले किसी एएमसी के जिसको सर्टिफिकेट को कैंसिल या सस्पेंड कर दिया गया था, एंड दैट टू आपके रहते हुए। उस टाइम पर आप केएमपी थे, तो किसी और नई एएमसी में आप केएमपी नहीं बन सकते। ध्यान स्टार मार्क वाला पॉइंट ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ केएमपी के लिए है, डायरेक्टर के लिए नहीं है। मतलब आप डायरेक्टर थे किसी और एएमसी के, वहां पर सस्पेंड हुआ कैंसिल हुआ था, सर्टिफिकेट उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो इवन देन आप नए में डायरेक्टर बन सकते हो। एंड एएमसी के 50% डायरेक्टर स्टैंड अलोन होने चाहिए, मतलब वो एसोसिएट ना हो ट्रस्टी और स्पॉन्सर के। एंड जो चेयरपर्सन है हमारी एएमसी का, वो किसी भी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है इन दोनों पॉइंट्स में, चेयरमैनशिप वाले में भी और ट्रस्टी और स्पॉन्सर से रिलेशन वाले में भी। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो दो नए क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में ऐड ऑन हुए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोनों ही क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है उस लैंग्वेज में, या ऐसे भी आ सकता है फैक्टर्स जो सेबी कंसीडर करेगी बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय सेबी की फॉर्म में भी आ सकता है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर्म में भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर बच्चे हमारा मॉड्यूल वाला जो इंसर्शन है वो कंप्लीट हो गया। एक और नया टॉपिक है जो कि रिलेटेड है हमारे पेटीएम वॉलेट से। सर पेटीएम वॉलेट मतलब जितने भी ये ऑनलाइन ई वॉलेट्स खुले हैं, इसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग हो सकती है, सेल परचेज हो सकती है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, ये तो मुझे बाद में ऐड ऑन करना पड़ रहा है बीच में, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ये बाद में हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको हमारे मॉड्यूल का पार्ट बनाया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।